तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने पैसे को ग्रो कैसे करें, अपने पैसे को बढ़ाएं कैसे। अगर खासकर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपकी एक फिक्स इनकम होती है। हर महीने की 1 तारीख को आती है, 30 तारीख को ख़त्म होती है। अब जितने पैसे आपके पास आते हैं उन्हीं पैसे में से हमें बचाना है। अब आप कुछ पैसे बचा लेते हैं, उस पैसे को ग्रो कैसे किया जाए। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी एफडी। एफडी पैसे को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, लेकिन अगर आप एफडी में ही पैसे डालना चाहते हैं तो हमेशा आपको छोटे बैंक में एफडी के पैसे डालने चाहिए। जब भी आप एफडी में पैसे डालें तो हमेशा स्मॉल बैंक में पैसे डालें। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी भी किसी कॉरपोरेट में, एनबीएफसी में नहीं डालने हैं। बड़े बैंक में मैं एफडी डालने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बड़े बैंक में एफडी नॉर्मली आपको 6, 6.5%, 7% के आसपास मिलेगा। लेकिन आप छोटे बैंक में, बहुत सारे छोटे बैंक्स हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। स्मॉल बैंक में एफडी आपको 8%, 8.5%, 9% तक मिल जाता है। तो अगर आपको एफडी करना ही है तो छोटे बैंक में करिए, और हमेशा बैंक में ही करिए, मतलब जिसके पीछे बैंक लगा हुआ हो उसमें ही करिए, किसी भी एनबीएफसी में नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक में एफडी करते हैं तो बैंकों के भागने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और आरबीआई 5 लाख का इंश्योर भी करता है, मतलब 5 लाख की एफडी आपका इंश्योर होता है। अगर कंपनी बंद भी हो गई, बैंक बंद भी हो गया, तो 5 लाख रुपए की एफडी आपको वापस मिलेगी। 10 लाख की करानी है, 15 लाख की करानी है, 2 लोगों पे कराइए, अपने नाम पे, अपने पेरेंट्स के नाम पे, तो आपका चलेगा, बढ़िया रहेगा। अब अगली चीज आती है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो है पीपीएफ। पीपीएफ बहुत ही सही सा है, मतलब अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पीपीएफ में पैसे नॉर्मली आपको एटीसी में टैक्स डिडक्टेबल भी होता है, मतलब टैक्स उस पर नहीं लगता। अगर जो 1.5 लाख रुपए का आपका टैक्स सेविंग वाला होता है एटीसी, तो पीपीएफ में अगर आप पैसे डालते हैं तो पीपीएफ में पैसे आपके 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स फ्री होते हैं। तो वहाँ पर आपका टैक्स भी बच गया और पैसे भी पीपीएफ में ठीक ठाक ग्रो होते हैं। जो गवर्नमेंट का रेट होता है हर क्वार्टर रिवाइज होता है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है। सुकन्या योजना एक स्कीम है गवर्नमेंट की, और उसमें आप पैसे निकाल नहीं सकते बीच में। इन शॉर्ट, पीपीएफ और सुकन्या बेहतरीन योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की दोनों योजनाएं हैं। टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है और काफ़ी अच्छा, मतलब आपको रिटर्न भी मिलता है। अब एक चीज़ होती है एनपीएस। एनपीएस में पैसे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं एनपीएस में पैसे डालता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि इसमें बिल्कुल आपको आखिरी में एन्युटी में पैसे मिलेंगे, सारे पैसे एक साथ नहीं मिलते हैं, एक तरीके से पेंशन तरीके मिलता है, उसमें भी 60% आपको मिल जाता है, बाकी 40% आपको एन्युटी में डालना होता है। एनपीएस का फायदा क्या है कि जिस दिन आप एनपीएस में पैसे डालते हैं, अब देखो यहाँ पर गणित, 80C में आपको 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देती है टैक्स बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब मैं 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता हूं। अब अगर मैं एनपीएस में 50,000 रुपए डालता हूं तो मुझे गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए का बेनिफिट देती है टैक्स का। तो अगर मैं एनपीएस में पैसे नहीं डालता, कोई भी और दूसरी स्कीम नहीं है, कोई भी और दूसरी स्कीम नहीं है, मैं एनपीएस में पैसे नहीं डालता, तो 15,000 रुपए मेरे टैक्स में कटने ही कटने थे। 15,000 रुपए मेरे टैक्स में कट जाते। इसका मतलब 35,000 रुपए ही मुझे सैलरी मिलती है। मैंने क्या किया भाई साहब, 50,000 रुपए पूरा मैंने एनपीएस में डाल दिया, तो 30% का रिटर्न तो एनपीएस ने डे 1 पे दे दिया। बाकी अगर आप एनपीएस देखेंगे तो करीब 10%, 11% का रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज मिलता है, तो करीब 40-42% का रिटर्न दे रहा है। इससे बेहतरीन चीज क्या होगी, यहां पर एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए तभी है कि जब आपका एटीसी पूरा भरा हुआ हो, बाकी चीजें भरी हुई है, 1.5 लाख आपने करा हुआ है, उसके बाद अगर आप करते हैं तो ये बेनिफिट आपको इतना बेहतर मिलता है, जबरदस्त मिलता है। अब कुछ और चीजें आती हैं, जैसे यूलिप वाले बहुत सारे प्लान होते हैं, यूलिप के प्लान होते हैं, और मतलब ऐसी कोई भी योजना, बहुत सारी आपको स्कीम्स मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी मिलेंगी जिसमें आप पैसे डालो,
कि हर साल आप 5-5 लाख रुपए देते रहो, या हर साल आप 50-50 हज़ार रुपये देते रहो, हर साल 10-10 हज़ार रुपये देते रहो। आप 10 साल तक दोगे, फिर 20 साल बाद आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, बाकी इतने का इंश्योरेंस भी रहेगा। ये सजेस्ट नहीं होता है, मतलब मैं नहीं सजेस्ट करता, मैं अपने लिए यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है जितने पैसे मैं इसमें दे रहा हूं उससे कम पैसे में इंश्योरेंस तो मैं खरीद लूंगा टर्म प्लान, उससे कम पैसे में मैं इंश्योरेंस खरीद लूंगा टर्म प्लान, और बाकी जो पैसे बचेंगे उस पैसे को अगर मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा तो मेरा बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। तो यूलिप प्लान, कोई भी लिंक प्लान, इस तरीके की जितनी भी LIC की पॉलिसीज होती हैं, बिल्कुल भी सजेशन नहीं है मेरी तरफ से, मतलब मैं तो नहीं करता किसी भी तरीके से। अब अगली चीज हमने देखी है, अब ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई, अब हम म्यूचुअल फंड पे चलेंगे। म्यूचुअल फंड के लिए एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल, जो मैंने पीछे भी वीडियोस में बताई हुई है, हम उस पे चलेंगे और देखेंगे क्या कहानी है। ये मनी कंट्रोल करके वेबसाइट है, इसको मैंने ओपन किया है, आप कोई भी वेबसाइट से ओपन कर सकते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको देखते हैं। अब इसमें हम जाएंगे और देखेंगे, मैं इक्विटी के फंड लेता हूँ, मैं चलो कुछ इक्विटी के फंड लेता हूँ और देखता हूँ कि कैसे मैं रिसर्च करूँगा, अगर मुझे रिसर्च करना हो तो कैसे। अब मैंने क्या किया है, इक्विटी फंड देखा है, हिस्टोरिक डेटा, और यहाँ पर मैंने 5 स्टार दे दिया क्योंकि 4 स्टार में नहीं मिल रही थी ज़्यादा चीज़ें। अब ये देखते हैं कि क्या रिटर्न हमें दिख रहा है। चलो सबसे पहले हम लोग लार्ज कैप और मिड कैप देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ कुछ फंड ऐसे हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है और निपॉन इंडिया है। आप यहाँ पर देखो 9%, 7%, 24%, 6 महीने में 24%, 6 महीने में ये 8%, 7%, ये 28% एक दिख रहा है, ये आपको 32%, 35%, 29%, तो ये मुझे दिख रहा है कि अच्छे रिटर्न है इसमें, ये दोनों तीनों सब में इसमें अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये देखूंगा कि ये अपनी कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 35% तो मुझे लग रहा है कि ICICI प्रूडेंशियल में भी 35% मिल रहा है, और मोतीलाल ओसवाल में 52% मिल रहा है। लेकिन केवल 52% देखकर या 30% देखकर या 29% देखकर मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि मुझे यही वाला म्यूचुअल फंड लेना है। मैं क्या करूंगा, जो अच्छे म्यूचुअल फंड हैं उसमें मैं उनकी कैटेगरी में देखूंगा कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब हो सकता है लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में एक फंड 30% का रिटर्न दे रहा है, और इन्वेस्टर ने जिसके पास आप गए ये पूछने के लिए कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है, उसने बोला HDFC का कर लो जी। अब HDFC तो दे रहा है आपको 30%। ICICI वाले के पास आप गए, ICICI वाला भी बोल रहा है कि मेरा तो 32% देगा। अब 2% के लालच में आपको लग रहा है कि ये 2% ज़्यादा है, आपने 2% चूज़ किया। लेकिन हो सकता है उसी कैटेगरी के बाकी फंड जिसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं या जिनसे आपने सलाह नहीं ली है, वो 40-40% दे रहे हो। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा यहाँ पर रैंक विद इन कैटेगरी में जाने से। तो हम रैंक विद इन कैटेगरी में जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे। अब रैंक विद इन कैटेगरी देखिए, इन्वेस्को एक देखते हैं। ये इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड है, डायरेक्ट फंड है। ये 6वें नंबर पे 1, 3, 2, 2, 2, 6, 7, ठीक है, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट उतना मज़ा नहीं आया तुरंत एक बार में देख के कि मैं इसको चूज़ कर लूँ। अब मैं देखूंगा कौन से ऐसे फंड्स हैं जो पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे कंटिन्यूअस हैं। तो एक ये फंड है इन्वेस्को इंडिया, ये 11वें नंबर पर भी है, इसके पहले 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4, ओके, ये अच्छा है, मतलब कंटिन्यूअसली 2 साल से आप देखोगे तो चौथे से लेकर इस नंबर पे है। अब और कोई फंड देखते हैं जो और बेटर। अच्छा, ये एक फंड है दूसरे नंबर पे, 1, 1, 3, 1, गजब। ये क्या है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 5 स्टार रेटिंग है, और ये जब से मुझे दिख रहा है 5 ईयर से पहले नंबर पे, पहले नंबर पे, पहले नंबर पे, अभी दूसरे नंबर पे आया है 1 वीक में, और जब एवरेज आउट होगा तो हो सकता है फिर से पहले नंबर पे चला जाए। ये मुझे बहुत ही अच्छा प्लान लग रहा है। और जब भी मैं प्लान लूंगा तो एक चीज़ ये ध्यान दूंगा कि ये डायरेक्ट प्लान कुछ कुछ लिखे होंगे, कुछ में या तो रेगुलर प्लान लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा होगा। कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब वो रेगुलर प्लान है। मुझे डायरेक्ट प्लान लेना है। क्यों डायरेक्ट प्लान लेना है? क्योंकि डायरेक्ट प्लान में कमीशन एजेंट का नहीं लगता, तो मैं डायरेक्ट प्लान चूज करूंगा। अब मुझे मोतीलाल ओसवाल ये बहुत बेहतरीन लग रहा है, 1 नंबर पे है, इसको मैं चूज कर सकता हूं। और देखते हैं कोई फंड, एक और यहाँ पर देखिए 4, 1, 1, 1, 1,
मतलब ये कंटिन्यूअस एक पे है। ये कौन सा फंड है? ये भी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। ये भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक फंड मैं चूज कर सकता हूँ। और कोई फंड देखते हैं। ओके, अब जैसे ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, 28, 27, 25, 18, 18, 14, मतलब ये मैं क्यों लूँगा, ये इस रेशियो पर है, तो मैं ये नहीं चूज़ कर रहा हूँ। फिर अब आप चले जाओगे तो आपको और मतलब ज़्यादा, जितने ज़्यादा कैटेगरीज में आप देखना चाहो ये रिसर्च करके ले सकते हैं। ये रिसर्च करके मुझे लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मुझे ठीक लग रहा है। अब मोतीलाल ओसवाल ये अभी रिसर्च करने पे यहाँ पर आया है। जब आप इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लार्ज कैप में सर्च करेंगे, मिड कैप में सर्च करेंगे, स्मॉल कैप में सर्च करेंगे, आपको अलग अलग निकल के आएगा। आपको देखना है कि आपका गोल क्या है। मतलब मैं कैसे सोचता हूँ कि मेरा जो गोल है उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि किसमें पैसे डालने हैं। जैसे अगर मेरा कोई छोटा गोल है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल में मुझे कुछ पैसे चाहिए, उसके लिए जो मैं पैसे डालता हूँ वो लार्ज कैप में डालता हूँ। लार्ज कैप में जाऊँगा और लार्ज कैप में देखूँगा कौन सबसे बेहतर फंड है, उसमें पैसे डालूँगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि लार्ज कैप बहुत कम वोलेटाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है, तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा वहाँ से। और जब भी मुझे पैसे चाहिए 2 साल 3 साल के अंदर, तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। डूबने के चांसेस, कम होने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्या बिल्कुल जीरो है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मार्केट कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। अब मान लीजिए मेरा कोई ऐसा गोल है जो 6 साल या 7 साल का गोल है, तो मैं मिड कैप में जाऊंगा। मुझे पता है कि मिड कैप थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन अगर 5 से 6 साल में देखें तो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कहा जा सकता है कि लगभग ऊपर ही जाता है। मुझे रिटर्न भी और अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे रिटायरमेंट प्लान है या बच्चे की फीस जमा करनी है जो अभी 8 साल का है, जब वो 18 या 19 या 20 साल का होगा तब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो 10 या 12 साल में मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करूंगा। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट वहाँ पर मुझे अच्छा रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि एक तो लॉन्ग रन है, तो लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर ही जाएगा। दूसरा, थोड़ा रिस्क मैं ले सकता हूं क्योंकि 10 साल की बात है। 1 साल या 2 साल में हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं रहेगा कि 10 साल 12 साल मार्केट नीचे ही रहेगा। तो मैं स्मॉल कैप में पैसे डालूंगा। अब म्यूचुअल फंड के बाद आप एक और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 पॉइंट हैं, वो समझते हैं। गोल्ड या सिल्वर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो तरीका है कि आप ज्वेलरी ले सकते हैं। ज्वेलरी लेते हैं, इसमें एक तो क्या होगा, ज्वेलरी की जो कॉस्ट है आज की डेट में, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। फिर उस पर कुछ मार्जिन भी लेगा। मान लीजिए अगर इसका रेट मान लो 75,000 चल रहा है तो 1,000 रुपये ये अपना मार्जिन भी रखेगा। फिर इस पे मेकिंग चार्ज लगेगा जो नॉर्मली 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये ग्राम के हिसाब से होता है, तो वो एक तो मेकिंग चार्ज और लगेगा। उसके बाद फिर 3% का जीएसटी लगेगा। तो ये कॉस्ट आपकी हो जाती है ज़्यादा। और जब आप बेचने जाएंगे तो जीएसटी तो आपको नहीं मिलेगा वापस, मेकिंग चार्ज तो नहीं मिलेगा वापस। इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज्वेलरी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन होते हैं बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या है? एक तो बॉन्ड्स में रिटर्न जो मतलब रेट चल रहा है वो रेट आपको मिलेगा। जैसे एसबीजी अगर आप लेते हैं तो जो रेट चल रहा है उस रेट पे आपको मिलेगा, प्लस 2.5% एडिशनल आपको मिलता है। 2.5% एडिशनल आपको बेनिफिट उसमें मिलता है, एक तरीके का इंटरेस्ट मिलता है। तो आप बॉन्ड्स ले सकते हैं या ईटीएस भी ले सकते हैं। ईटीएस, सिल्वर के ईटीएस और गोल्ड के ईटीएस, दोनों के ईटीएस आते हैं एक तरीके से शेयर मार्केट। तो जितने पैसे आपको लगाने हैं उतने पैसे, 500 रुपये। अब आपको ज्वेलरी लेनी है तो 500 रुपये की आप ज्वेलरी नहीं ले सकते, लेकिन 500 रुपये में गोल्ड का या सिल्वर का ईटीएस ले सकते हैं, बॉन्ड ले सकते हैं। यहाँ पर फ़ायदा ये होता है, आपको वो जो टैक्सेस लगने थे, मेकिंग चार्ज लगना था, मार्जिन लगना था, वो आपका बच गया। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपने 500-500 रुपये लेकर इकट्ठा करते गए। जब भी कोई नात रिश्तेदार आ रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हो, कभी उसके बर्थडे पर कुछ कुछ पैसे मिल रहे हैं, जितने पैसे मिलते जाए उन पैसों का आप ईटीएस या बॉन्ड लेते जाइए। जब उसको ज़रूरत होगी गोल्ड लेने की, उस समय आप गोल्ड ले सकते हैं और बड़े आराम से वो आपको मतलब
उतने पैसे आपको मिल जाएंगे वापस और आप उसका गोल्ड या सिल्वर जो भी आप लेना हो तो ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट करता है तो इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है और ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाता है। दोस्तों, पैसे को ग्रो करना एक कला है। पैसे को ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा सा समझदारी भरा कदम उठाना है, खुद की रिसर्च करनी है, अपने से रिसर्च करके ही देखना है, उसके बाद किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं जाना है। फिर आपको पैसे ग्रो करने के लिए या पैसे लगाने के लिए आप जहां पर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। शेयर मार्केट एक और है। शेयर मार्केट मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो शेयर मार्केट में पैसे डायरेक्टली नहीं लगाने चाहिए। क्यों? एक तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए तभी। टिप्स के बेसिस पे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, लॉस खाओगे। बेहतर है आप थोड़ा सा नॉलेज लो, थोड़ा सा शौकिया कुछ कुछ करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जब आपका एक मतलब पोर्टफोलियो बन जाए, आपको समझ में आ जाए, थोड़ा आपको लगता है उसमें समय भी दे पाएँ, तब शेयर मार्केट में उतरना सही डिसीजन होता है। इसी तरीके की और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को दिखाइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।